स्टार्ट करें। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हेडिंग डाल रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो एक चीज बहुत ध्यान से समझो कि जब हम +1 में थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे मान लें ये अर्थ का सरफेस है। ठीक, मैं जैसे ही कोई मास ड्रॉप करूंगा, मैं जैसे ही कोई मास क्या करूंगा, ड्रॉप करूंगा, ये नीचे गिर जाए। ठीक, जैसे कि अर्थ सरफेस है और मैं ये डस्टर गिराऊं तो डस्टर कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक, समझ में? मतलब क्या है कि अर्थ महसूस कर सकता है इस डस्टर के प्रेजेंस। ठीक, ऐसे ही सोचो, मान लो एक चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अगर मैं इसके पास में कोई नेगेटिव चार्ज रखूं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर इसके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज रखूं तो यही इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यही इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको भी लेके कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये चार्ज महसूस कर सकता है कि आने वाला चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, भाई तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा। कुछ ऐसी ही बात आपने देखी होगी मैग्नेट्स के साथ कि भाई साहब ये मान लिया मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, तो अगर मैं इसके पास किसी दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखूं तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, और वही साउथ पोल रखता तो रिपेल। ठीक, तो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स हो, ठीक, समझ में? इन तीनों में एक बात कॉमन थी कि ये तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे। कैसे फोर्सेस थे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे, मतलब बगैर किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के अपना इफेक्ट क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपके? ठीक, तो अगर ये बगैर किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के अपना इफेक्ट ट्रांसफर करते हैं तो मतलब क्या है कि ये अपने आसपास कोई एरिया बना लेते होंगे जिसमें इनका इफेक्ट ट्रांसफर होता होगा, और उसी एरिया को हम कहते हैं, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड, कोई मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, समझ में? ये जनरल कंसेप्ट होता है फील्ड का। ठीक, समझ में? तो चार्ज ये चारों तरफ का एक ऐसा एरिया जिसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि अपने इफेक्ट को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन इट इज एन एरिया, it is an area around a charge or charge system. It is an area around a charge or charge system. चार्ज सिस्टम से बोल रहा हूँ क्योंकि कई जगह सिंगल चार्ज नहीं होता है। हो सकता है किसी रिंग के ऊपर चार्ज हो सकता है किसी लाइन के ऊपर चार्ज हो, कब कहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सब निकालेंगे ढंग से। ठीक, समझ में आएगा प्रॉपर्ली? ठीक, क्वेश्चन वगैरह पे सब पे फोकस हो तो ये समझ में आ गया आपके। ठीक, किसी भी चार्ज के चारों तरफ है एक ऐसा है। ठीक, अब आप ये समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह की क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब एक चीज मुझे समझ में आनी चाहिए, सुनना है। जैसे मान लिया मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज जो है चारों तरफ फैलेगी। ठीक, समझ में? लेकिन ये चीज क्लियर है कि मेरी आवाज जितनी दूर जा रही है उतनी दूर क्या हो गया, साउंड का एक फील्ड हो गया। साउंड का क्या हो गया, फील्ड हो गया। अब समस्या ये है कि किसी के कान अगर मेरे मुंह के ज़्यादा पास में है तो उसे आवाज़ तेज सुनाई देगी, और किसी के कान मेरे मुंह से दूर हो तो उसे आवाज़ धीरे सुनाई देगी। दैट मीन्स कि साउंड का इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर ज़्यादा है और किसी पॉइंट पर कम है। ठीक, साउंड का इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे ज़्यादा है और साउंड का इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे कम है। ठीक, समझ में? तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है कि मान लो किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
ठीक, तो अगला पॉइंट लिखें, the numerical value of electric field, the numerical value of electric field at a particular point is called electric field intensity, is called electric field intensity। ठीक, समझ में? इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। अब समस्या क्या है, सुनना ध्यान से भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल के ही काम चला लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x है, तो मैं ये बोलने की जगह क्या बोलूंगा, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड x है। सवालों में जनरली बोलचाल में हम पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलने की जगह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल के काम चलाते हैं। ये बात समझ में आई ना? आगे बढ़ना है यहाँ से, ठीक, चलो। तो ये तो क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरह की क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक तरह की क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्कशन दो तरह का होगा, एक उसके मैग्नीट्यूड पे और दूसरा उसके डायरेक्शन पे। ठीक, और अगली बात ये कि वेक्टर क्वांटिटी पर अप्लाई होने वाले जितने भी लॉज हमने पढ़े हैं वो सब यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। जैसे याद करो, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, क्रॉस प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, जो कुछ भी पढ़ा था वो सब अब यहाँ इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? चलो, तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं डायरेक्शन। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, तो सुनना है इसे, या दोनों ही चीजों पे एक साथ बात करो, समझो। सुनो, किसी पॉइंट पर मौजूद, किसी भी पॉइंट पर मौजूद, मान लो कोई पॉइंट है P, ठीक, समझ में? किसी भी पॉइंट P पर मौजूद 1 कूलम का चार्ज, कितने कूलम का चार्ज? 1 कूलम। ये पॉजिटिव चार्ज है, स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ। किसी भी पॉइंट पर मौजूद 1 कूलम का चार्ज जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस करेगा, ठीक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगी और कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो 1 कूलम का चार्ज मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स महसूस कर रहा है, तो फील्ड का डायरेक्शन भी यही हो गया। तो किसी पॉइंट पर रखे गए 1 कूलम के चार्ज पर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज, वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, तो सुने ध्यान से, पहले डेफिनेशन, द मैग्नीट्यूड, इससे पहले सुनो, लिखना बात में, पहले सुनो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by a unit charge, experienced by a unit charge kept at a point is defined as electric field intensity at that point। किसी पॉइंट पर रखे गए 1 कूलम के चार्ज पर जो भी फोर्स महसूस होता है मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज, वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। जितना मैग्नीट्यूड महसूस होगा वही फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, जिस डायरेक्शन में महसूस होगा वही फील्ड का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। अब लिख लो डेफिनेशन के, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक, समझ में आई बात है? ये यहीं से सारा खेल शुरू होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में बोली गई है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आई बात? जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के हम बनाते हैं सब किसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के। ठीक, समझ में? अच्छा, याद रखें ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज है जो फील्ड को क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, जो फील्ड को क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, अपनी खुद की फील्ड नहीं लगा रहा है।
ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है, फोर्स क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है, ठीक। चलो, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट, एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इज defined as electric field intensity at that point, is defined as electric field intensity at that point, ठीक। अब थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हैं, ठीक। ठीक, तो एक बेसिक सा आइडिया मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, ठीक, तो वहां सबसे पहले क्या रख दो, 1 कूलम का चार्ज, ठीक, हाइपोथेटिकली। तो मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ठीक, तो वहां पे सबसे पहले क्या रखो, 1 कूलम का चार्ज, ठीक। समझ में, ये जिस डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जितना फोर्स महसूस करेगा वही फील्ड का क्या होगा, ठीक। समझ में आया? अब सोचो, मान लो स्पेस में कोई पॉइंट था P, स्पेस में कोई पॉइंट था P, और वहां पर Q कूलम का चार्ज रखा था। कितने कूलम का चार्ज रखा था, Q कूलम का चार्ज रखा था, मे बी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, ठीक। समझ में, ठीक। और वो फोर्स महसूस कर रहा था इस डायरेक्शन में, कितना, F, कितना, F, ठीक। तो सोचो, अगर Q कूलम का चार्ज F फोर्स महसूस कर रहा है, तो 1 कूलम का चार्ज कितना महसूस करेगा, F by Q, कितना करेगा, F by Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, F by में Q, F by में Q, ठीक। समझ में, ठीक, F by में Q, ठीक। ये हो गया न्यूटन पर कूलम, यूनिट की बात करो, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की कूलम, न्यूटन पर कूलम यूनिट है। एक यूनिट और है इसकी, वोल्ट पर मीटर, दोनों सेम, मतलब 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर मीटर, ये बात याद रखेंगे, ठीक। समझ में, अच्छा, वोल्ट पर मीटर कहाँ से है, जब पोटेंशियल पढ़ाऊंगा समझ में, याद करें क्लास 10 में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक। जब हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे इस बारे में, ठीक। अब सुनो ध्यान से कि सर ठीक है, सब तो समझ में आ रहा है, पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक, इसका प्रैक्टिकल क्या था, तो सुने ध्यान से। जैसे मान लो क्या हो, से मान लो ये मैंने, ठीक, समझ में, ठीक, और ये मान लो मैंने दोस्त मान लो, ठीक, समझ में, ऐसे देवेंद्र, ठीक। समझ में, अब बहुत सिंपल बात है, 2 लोग थे, ठीक, से समय पहले कभी नहीं मिले थे, ठीक। समझ में, ये कोचिंग में है मेरे, ठीक, मैं दोनों ने बातचीत करी, ठीक। तो विनय जो भी बात करेगा उस हिसाब से देवेंद्र विनय के बारे में एक राय बना देगा कि विनय अच्छा है, बुरा है, मूर्ख है, इंटेलिजेंट है, व्हाटएवर। विनय की जो भी बातचीत है वो क्या करेगी, देवेंद्र के दिमाग में एक इमेज बना देगी विनय की। ऐसे ही जो देवेंद्र की बातचीत है जो भी है, ठीक है, उस हिसाब से विनय क्या करेगा, देवेंद्र के बारे में कोई राय रखेगा। ये क्लियर है ना भाई, आप मेरे बारे में कैसे राय रखेंगे, जो भी मेरी आपसे बातचीत होगी, किसी वजह से मान लेना सही से इंटरेक्शन रखता हूँ भाई, उसकी राय अच्छी, किसी को मैं घोड़ा गधा बनाता रहता हूँ, ठीक, समझ में, तो भी उसकी राय खराब, है ना, ठीक। तो जैसा हमारा इंटरेक्शन होता है, जो मेरा बातचीत, मेरा बिहेवियर है, समझ में, वो क्या है, मतलब फील्ड, वो क्या है, फील्ड, वो तुम्हारे दिमाग में क्या करती है, फोर्स लगाती है और एक इमेज पैदा करती है, ठीक। तो ऐसे चार्जेस के साथ है, मान लो मैं बोल दूं कि ये एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है क्या, Q2, सुनना ध्यान से। Q1 क्या करेगा, Q1 क्या करेगा, Q2 वाली जगह पे फील्ड पैदा करेगा, Q2 वाली जगह पे क्या पैदा करेगा, Q1 क्या करेगा, Q2 वाली जगह पे फील्ड पैदा करेगा, कुछ मान लिया E1 फील्ड पैदा करेगा, ठीक। और ये जो E1 फील्ड है वो Q2 पर, किस पर, Q2 पर फोर्स लगाएगी, ठीक। यानी मैं चार्ज हूं
और एक चार्ज ये है, तो मेरी फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और इसकी फील्ड मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी। समझ में आई बात? यानी कि दो चार्ज सिस्टम है, तो एक चार्ज की फील्ड हमेशा दूसरे चार्ज पे क्या करती है? फोर्स लगाती है। मेरी फील्ड मुझ पर फोर्स नहीं लगा सकती है, याद रखें। ठीक है, समझ में? मैं अगर फील्ड जनरेट कर रहा हूं तो मेरी फील्ड की वजह से मुझ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बैठा है। ठीक है, समझ में? ठीक, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लें सही से। ठीक ठीक कि भाई एक चार्ज की फील्ड खुद के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाती। ठीक, समझ में आई बात? हमेशा किस पे लगाती है फोर्स? दूसरे पे। तो ये समझ में आना चाहिए कि एक चार्ज यानी Q1 फील्ड पैदा करेगा जो किसी दूसरे चार्ज पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। ऐसे ही दूसरे चार्ज की फील्ड किस पर फोर्स लगाएगी? पहले वाले। ठीक, समझ में आई बात? यानी कोई भी चार्ज अपना फोर्स किसके थ्रू ट्रांसफर करता है? फील्ड के थ्रू ट्रांसफर करता है। समझ में आई बात? यानी अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं होगा। तो एक छोटा सा पॉइंट लिखें, हिंदी में लिखते हैं, कोई भी चार्ज या चार्ज सिस्टम, कोई भी चार्ज या चार्ज सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, कोई भी चार्ज या चार्ज सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू अपना इफेक्ट ट्रांसफर करता है। ठीक है, कोई भी चार्ज या चार्ज सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू अपना इफेक्ट ट्रांसफर करता है। ठीक, समझ में आएगा? ठीक, हमेशा क्या लगाएगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा जिसके थ्रू उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? यानी अगर कहीं पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहां पर फोर्स भी क्या होगा? 0 होगा। कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक, समझ में आई बात? ये क्लियर हो गई ना? ठीक, अब जो हमारा अगला टारगेट है वो ये अलग अलग केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक, समझ में? तो याद करो कूलम्ब्स लॉ में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था पॉइंट चार्जेस के। किसके? तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज के। किस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉइंट चार्ज के। हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, पहले पॉइंट चार्ज पे चर्चा करेंगे और फिर जनरलाइज कर देंगे इस बात को साइकिल चार्जेस में। ठीक, अच्छा याद करो मैंने आपको बताया था कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस और स्फेरिकल चार्जेस के केस में डायरेक्टली इस्तेमाल होता है और बाकी सारे केसेस में हम क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। बाकी सारे केसेस में क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। अगर आपको याद हो एक क्वेश्चन शायद मैंने कराया था कि एक लाइन ऑफ चार्ज है, इससे यहाँ पे कुछ दूरी पे एक चार्ज रखा है तो कितना फोर्स लगेगा। तो इस सवाल में आपने देखा होगा कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होगा, मॉडिफाई करते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, समझ में? तो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों के लिए डिस्कशन करूंगा। ठीक, अब सुनना ध्यान से। मान लो से मैंने यहां भी एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ठीक, जनरलाइज बात समझो। मान लो मैं बोल दूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? अरे सबसे पहले हम वहां 1 कूलम का चार्ज रखेंगे। देखो बेसिक सा स्टेप है, समझ नहीं बात? सबसे पहला काम यही करें। ठीक, ये तो बहुत सिंपल है।
कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी हो, कोई आर्क हो, रिंग हो, पिरामिड बना हुआ हो चार्जेस का, सबसे पहला काम यही करें जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, चाहे सिंपल बात पूछें या फिर कोई कॉम्प्लेक्स केस, फंडामेंटल सर तो वहां सबसे पहले 1 कूलम का चार्ज रखते हैं। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, अच्छा तो 1 कूलम का चार्ज यहाँ रखा है और ये पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगा? तेजस से राइट या राइट? राइट, गुड। ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगा? ऐसे। ठीक, गुड। अच्छा सोचो अगर मान लो यहाँ नहीं निकालनी होती तो फोर्स को किधर की तरफ? फोर्स यहाँ नहीं निकालनी होती, यहाँ नहीं निकालनी होती, यहाँ नहीं निकालनी होती तो ये लाइन मिला के ये था भाई 1 कूलम का चार्ज रहता तो हर बार रिपल्शन ही तो होगा। ठीक, समझ में आई? तो क्या मैं एक चीज कंसेप्चुअली समझ सकता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कहाँ बनता है? अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक, समझ में? तो अब लिखें रिमूवल ऑफ पॉइंट चार्ज, सबसे पहले लिखें फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये समझ में आ गया क्या E is always directed away from a point charge। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, किसी पॉइंट चार्ज से E हमेशा कहाँ जाता है? दूर जाता है। पॉइंट चार्ज से E हमेशा कहाँ जाता है? दूर जाता है। ठीक, समझ में आई बात? याद रखेंगे किसी भी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ बनेगी? दूर बनेगी। ठीक, समझ में आया? फॉर अ फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, कैसा? पॉजिटिव। तो फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक, समझ में आएगा? तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई साहब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं मैग्नीट्यूड के थ्रू। चलो ठीक, थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैंने बोला भाई साहब ये मान लो पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की। ठीक, मेरे को बोला गया कि यहाँ से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक पॉइंट है P, वहां पर बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, तो मैंने सबसे पहले काम क्या किया? 1 कूलम का चार्ज रखा। तो ये 1 कूलम का चार्ज कितना फोर्स महसूस करता बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 यानी q इनटू में q2 यानी 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्या यही महसूस करता है? यानी कि सीधा सीधा q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्या इतना ही फोर्स महसूस करता है? डेफिनेशन क्या बोलती है? 1 कूलम का चार्ज जो भी महसूस करे वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इतनी पॉइंट चार्ज के। ठीक, डायरेक्शन वाइज बात करें तो ये क्लियर है ना, ऐसे बनी बनी। ठीक, समझ में आई बात? ऐसे ही तो बनेगी। ठीक, समझ में आई बात? तो मैं चाहूँ तो आगे क्या लिख दूँ? आई के आई। ठीक, या अगर जनरलाइज करना तो सोचो अगर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है, ठीक, तो क्या मैं आगे यूनिट वेक्टर आर लिख सकता हूँ कि आर की डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर बनेगा वही। ठीक, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे बताना तो ये मेरा यूनिट वेक्टर आर का डायरेक्शन हो जाता है ना, तो ये डायरेक्शन हो जाती है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक, वैसे भी डायरेक्शन देखना आप जानते हैं पहले से, कूलम्स लॉ में आप जान चुके हैं। समझ में आ गया? ठीक, ये बात हो गई इसकी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये मिटा दें, सीधा लिखें पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक। ठीक, समझ में? चलो अच्छा एक छोटी सी चीज बताना मुझे। ठीक, देखें आपने कितना सीखा है। मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है E = F/q, और एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है ना? ये Q और ये Q सेम चार्ज है।
क्या डिफरेंस है दोनों में? ये वो चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था किसी दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड का। अरे यार याद करो, मैंने कहा था किसी पॉइंट पी पे कोई चार्ज रखा है क्यू और वो एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक समझ में आया? तो ये क्यू वो चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसी दूसरे चार्ज का। ये जो फील्ड निकाली है आपने इस वाले क्यू की नहीं निकाली, ये किसी दूसरे चार्ज की वजह से या किसी दूसरे चार्ज सिस्टम की वजह से फील्ड है, ठीक। और यहाँ पर ये जो क्यू है इस फॉर्मूले में ये वही वाला क्यू है जो फील्ड पैदा कर रहा है। कभी कंफ्यूज ना हो दोनों फॉर्मूलों में। यहाँ पर ये वो चार्ज है जो किसी दूसरे की फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है? समझ नहीं पा, दोनों में ये डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस समझते चले अच्छे से, नहीं तो कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है? समझ नहीं पा, ठीक। डेफिनेशंस इसलिए मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ आपसे, इस बात को प्रॉपर्ली फील कर लें, ठीक? समझ में? आगे बढ़े, चलो। अच्छा मान लो, ठीक, मैं बोल दूं कि यहाँ नहीं चार्ज रखा हो, मतलब इस पॉइंट पे बताओ, तो क्या ये मैं क्या था डायरेक्शन क्या होगा z, तो फिर मैं यहाँ क्या लिख देता माइनस आई, क्या लिख देता मेरे ख्याल से डायरेक्शन को तो लेके कोई दिक्कत नहीं है। चलो और देखो, मान लिया पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव की जगह कैसा चार्ज होता नेगेटिव चार्ज होता, ये प्लस क्यू की जगह कैसा है मान लिया माइनस क्यू, ठीक। मैंने बोला यहाँ पे फील्ड बताओ, प्रोसेस वही है, 1 कूलम का चार्ज रखेंगे, फोर्स किधर लगेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, गुड। चार्ज यहाँ होता तो नीचे की तरफ, यहाँ होता तो अपवर्ड, यहाँ होता तो राइट हैंड साइड की तरफ, किसी जनरल पॉइंट पे होता तो इस तरफ, अट्रैक्शन है ना। यानी ये समझ में आ गया कि किसी नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर बनेगी, चार्ज की तरफ बनेगी, चार्ज की तरफ बनेगी, लिख लें, ठीक। फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज, फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज electric field is always directed, electric field is always directed towards the given charge, electric field is always directed towards the given charge, ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि आपको सही से, ठीक। चलो क्या फील्ड लिखेंगे, जैसे मैंने बोला r दूरी पर पॉइंट है p, r दूरी पर पॉइंट है p, बताओ फील्ड क्या लिखेंगे जल्दी से, -1 by 4 pi epsilon naught q by r square, ये x एक्सिस है तो I क्या है, समझ में आया? क्या लिख लेंगे अच्छे से, ठीक, समझ में आ गया, ठीक। तो पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लिखना मुझे आता है। अब ग्राफ बना लेते हैं, अब क्या करते हैं ग्राफ बना लेते हैं, ठीक। ग्राफ इज इंपॉर्टेंट है, ठीक, ठीक। चलो ग्राफ बना लेते हैं, ठीक। जैसे मान लो क्या सुनना, से मान लो ये है ओरिजिन, ठीक, तो ये मान लिया एक्स एक्सिस है, इस पे मैं दूरी प्लॉट करता हूँ और इस पे प्लॉट कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी k इनटू में q में r स्क्वायर। तो फॉर्मूला देख करके अगर प्रॉपर्ली आगे लिखूं, ठीक, एक बात क्लियर है, क्या दूरी बढ़ाने पर फील्ड क्या होगी कम, दूरी बढ़ाने पर फील्ड क्या होगी कम, ठीक। अब ये एक्सिस है, सुनो, जब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ूंगा तो फील्ड का डायरेक्शन तो यही रहेगा राइट हैंड साइड की तरफ, फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, लेकिन घट रहा है, ठीक। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने पे फील्ड क्या है पॉजिटिव,
लेकिन घट रही है, तो क्या ग्राफ ऐसे बने, है ना। ठीक, चलो ऐसे सोचो, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने पर फील्ड घट रही है, लेकिन साथ में क्या है, फील्ड नेगेटिव है। तो देखो ये है नेगेटिव फील्ड और ये है नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक, समझ में, तो ग्राफ कैसे बनना है, समझ में, एग्जैक्टली। ठीक, ये विद डायरेक्शन प्रॉपर ग्राफ हो गया, किसके केस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में। ठीक, अभी छापे नहीं, एक साथ बताएंगे। चलो मान लिया पॉजिटिव की जगह कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसी फॉर्मूले में यहाँ कैसा साइन आ जाता है, माइनस साइन, उल्टा हो जाता है। ठीक, लॉजिकली बात करते हैं, सोचो मान लिया तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, तो फील्ड कौन सी है, उल्टी डायरेक्शन में, लेकिन घट रही है, लेकिन क्या हो रही है, घट रही है। तो सोचो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने पर फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है लेकिन घट रही है, तो क्या ऐसे बना देंगे, है ना, ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है, ऐसे ही सोचो जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव राइट की तरफ होती है, लेकिन घट रही है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने पर फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है लेकिन घट रही है, तो ग्राफ कैसे, तुम पूरी देखो ये मिरर इमेज है ना, इसकी मिरर इमेज ये, इसकी मिरर इमेज ये। ठीक, समझ में, शायद आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि किसी भी फंक्शन में तुम माइनस साइन लगा दो, किसी भी फंक्शन में क्या लगा दो, जैसे मान लिया कोई फंक्शन है y = fx, इसका कोई पर्टिकुलर ग्राफ है, अगर तुम बस क्या लिख दो, कोई नया फंक्शन लिखो y = -fx, आगे कैसा साइन, तो इसके ग्राफ का मिरर इमेज इसका ग्राफ होता है, बिल्कुल एज इट इज। ठीक, अगर तुम यहाँ मिरर लगा दो तो वही वाला तो ग्राफ दिखेगा। ठीक, थोड़ा सा मैथ्स में चीज याद रखिएगा, बहुत काम में आएगी एज अ शॉर्ट ट्रिक। ठीक, फंक्शन में माइनस साइन लगाने से ग्राफ क्या हो जाता है, मिरर इमेज हो जाता है। ठीक, क्या मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए क्लियर है। ठीक, अच्छा इसी बात को एक स्फेरिकल चार्ज सिस्टम के लिए ले जाएं। ठीक, समझ में एड डालते हैं, डिस्कशन ऑन स्फेरिकल चार्ज सिस्टम, डिस्कशन ऑन स्फेरिकल चार्ज सिस्टम। ठीक, डिस्कशन ऑन स्फेरिकल चार्ज सिस्टम। चलो मान लो, क्या मान लो कि मेरे पास एक स्फीयर है, छोटा स्फीयर, मेरे पास क्या था, एक स्फीयर था। ठीक, समझ में, ठीक, अच्छा याद करो मैंने आपसे कहा था कि अगर एक स्फेरिकल मेटालिक स्फीयर हो तो उस पर बिल्कुल यूनिफॉर्म चार्ज फैलता है, अगर कोई और शेप हो तो यूनिफॉर्म फैलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक, तो फिलहाल हम मानते हैं कि इस पर यूनिफॉर्म बढ़िया मस्त सुंदर चार्ज फैला हुआ है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस। तो याद रखो अगर कोई स्फेरिकल शेल, अगर कोई क्या हो, स्फेरिकल शेल, अगर कोई स्फेरिकल शेल हो, ठीक, समझ में आया, स्फेरिकल शेल। ठीक, अगर कोई क्या हो, स्फेरिकल शेल, तो क्या उसके लिए दुनिया दो तरह की होती है, एक उसके अंदर और एक उसके बाहर। मान लो इस पर टोटल चार्ज था, तो इस और इसका रेडियस मान लो कितना है, कैपिटल, तो इसकी भी दुनिया दो तरह की, एक इसके अंदर और एक इसके बाहर और एक इसके, है ना, यानी कि दो तरह की चीजें होंगी, या तो r की वैल्यू क्या हो, लेस देन कैपिटल R हो, या तो r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R, है ना, दो ही तरह की बातें हैं। सबसे पहले सोचना जरा लेस देन। ठीक, लेस देन। ठीक, मुझे यहाँ फील्ड निकालनी थी, तो सबसे पहला काम यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रख दो। ठीक, अब सोचो यहाँ अगर 1 कूलम का चार्ज रखा है तो फोर्स कितना लगेगा, 0। अरे शेल थ्योरम, स्फेरिकल शेल अपने अंदर मौजूद किसी भी चार्ज पर
कोई फोर्स नहीं लगाती है ना। तो तुम खुद ही सोचो, अंदर की तरफ फोर्स क्या है, 0, तो मतलब यहाँ फील्ड क्या रहा होगा, 0। यानी स्फेरिकल शेल के अंदर E कितना होता है, 0 होता है। E कितना होता है, 0। अब जो भी चर्चा होगी या तो सरफेस पे होगी या तो बाहर होगी, है ना। तो याद करो मैंने क्या कहा था, मान लिया बाहर निकालनी है, फिर मान लिया बाहर निकालनी है, से यहाँ निकालनी है, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1 2। शेल थ्योरम नंबर 2 याद है, बाहर मौजूद पॉइंट के लिए ये शेल ऐसा बिहेव करेगी जैसे सारा चार्ज सेंटर पर रखा हो। सारा चार्ज कहाँ रखा हो, सेंटर। लॉजिकल है, तो सारा चार्ज अगर सेंटर पे मान लो तब तो दूरी r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख दूंगा, जल्दी जल्दी, k q बाई में r स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो आगे क्या लिख देता हूँ, यूनिट वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी। अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो कहाँ बन जाती, अंदर की तरफ, कहाँ बन जाती, चलो समझ में आ गया नहीं, इनसाइड आउटसाइड समझ में नहीं है, एक बार छाप लो। पक्की बात, आगे बढ़े, थोड़ा सा ग्राफिकली बात कर लेते हैं कि चलो मान लीजिए स्फीयर था, पिछली बार की तरह ग्राफ बना लेते हैं। ये इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। मान लिया स्फीयर था, तो सोचो मान लिया इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज है। तो एक बात तुम्हारे समझ में आनी चाहिए कि यार अंदर तो कोई फील्ड नहीं होगी ना, तो यहाँ तक तो फील्ड बनेगी, और उसके आगे ग्राफ कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। और इसके बाद यहाँ तक तो कोई फील्ड पिछली बार की तरह बनी नहीं, ग्राफ कैसा, चाहो तो गोला गायब करो, चाहो तो गोला क्या कर दो, करे, ठीक। वो तो मैंने आपके समझने के लिए बोला होता है, समझ में, गोला गायब कर दो, ठीक, गोला गायब कर दिया, ठीक, समझ में आई बात, ठीक। ये लाइन नहीं सकता, ठीक, समझ में कि जो है यहाँ पे अंदर की तरफ कोई फील्ड नहीं पाई जाए, ठीक, समझ में। अच्छा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज स्फीयर होता तब ग्राफ कैसे बनाते, अरे बोला मेरा ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ बना लेना, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए बनाया है, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ठीक, समझ में। ऐसे फिर आप नेगेटिव के लिए भी बना लेंगे, ठीक, समझ में आया नहीं आया, ठीक। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक, प्रॉपरली क्लियर हो गया। चलिए इसको जो है छाप लें, ठीक, ठीक है। चलिए आज के लिए बस यहाँ तक, नेक्स्ट टाइम पे आगे बात आपसे करेंगे, ठीक।